आज तो हम लोग आज देखेंगे अपने कॉन्स्टिट्यूशन का क्या क्या बेसिक फीचर है। ये आपका सिविक्स का चैप्टर 2 है। तो सबसे पहला जो हमारा फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का वो है कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा बड़ा है ना, लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ना। तो आप इसको क्या लिखिएगा, रिटन एंड लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। अब आता है कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे होते हैं जो रिटन होते हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं जो रिटन नहीं होते हैं। रिटन करने का मतलब क्या है, इसको बुक के फॉर्म में आप ला सकते हैं, जैसे अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है। जबकि अनरिटन देखिएगा तो जैसे ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन है, ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ नहीं है, इसको बुक के फॉर्म में आप नहीं ला सकते। जबकि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अब आता है लेंथीएस्ट। तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन प्रोबेबली वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, बल्कि ऐसा होने का कारण है ये, बल्कि ये लेंथीएस्ट इसलिए है क्योंकि अब देखिएगा इंडिया बहुत ज़्यादा डाइवर्स कंट्री है। कारण क्या क्या है, तो इंडिया डाइवर्स कंट्री है ना, डाइवर्स कंट्री है। तो यहाँ के लोग भी डाइवर्स हैं। उन सारे लोगों के प्रॉब्लम्स को अकोमोडेट करने के लिए कि सबको एक फेयर चांस मिले, इसके लिए सबके लिए प्रोविजंस किए गए हैं। तो हर किसी के लिए जो प्रोविजंस किए गए हैं उसके कारण इसका लेंथ बड़ा हो जाता है। दूसरा कारण क्या है इसका बड़ा होने का, तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन अगर देखिएगा तो इसमें क्लियर डिवीजन है ना, ऑफ पावर्स है। किस ऑर्गन का, किस गवर्नमेंट का, किस लेवल की गवर्नमेंट का क्या पावर होगा, किस ऑर्गन का क्या पावर होगा, इन सबको पूरे अच्छे क्लियर तरीके से जो है सो बताया गया है। और इसके कारण जो है इसका लेंथ बड़ा हो जाता है। डाइवर्सिटी बता दी है कि लैंग्वेज बहुत ज़्यादा है, रिलीजन बहुत ज़्यादा है, कल्चर बहुत तरह का है ना। तो इन सब के कारण थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। पावर्स का डिवीजन अच्छे से करने के कारण बड़ा हो जाता है। और क्या है आप देखिएगा वेरियस तरह के सोशल प्रॉब्लम्स इंडिया में जो है ना, डिफरेंट प्रॉब्लम्स सोसाइटी के हैं, जैसे कि अनटचेबिलिटी है, सोशल प्रॉब्लम था, इलिटरेसी है, सोशल प्रॉब्लम है ना, और अनएम्प्लॉयमेंट है, कास्टिज्म है, रिलीजनिज्म है, नेशनल यूनिटी है। इन सब चीज़ों को जो सोशल प्रॉब्लम्स डिफरेंट टाइप के हैं, कास्ट का प्रॉब्लम है, रिलीजन का प्रॉब्लम है, लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है, सब चीज़ को एक सम अप करने के कारण इसका लेंथ थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। और क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट, डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट। अब क्या देखते हैं इंडिया में जो है अलग अलग तरह की गवर्नमेंट मिलती है ना। पार्लियामेंट, जिस वक्त ये कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उस वक्त डेमोक्रेसी भी डेवलप हो रहा था, साथ ही साथ कम्युनलिज्म या सोशलिज्म जिसको आप कहते हैं वो गवर्नमेंट भी डेवलप हो रहा था। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये कोशिश किया गया कि दोनों के क्वालिटी को इसमें अडाप्ट किया जाए, सोशलिज्म के क्वालिटी को भी, कम्युनलिज्म के क्वालिटी को भी, और डेमोक्रेसी के क्वालिटी को भी, सबको अडाप्ट करके इसको एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए। तो इसके कारण जो है सो इसका लेंथ थोड़ा सा बड़ा हो गया। और क्या टाइम टू टाइम जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किए गए हैं, और टाइम टू टाइम जो अमेंडमेंट किए गए हैं उसके कारण इसका साइज बड़ा, ओरिजिनल साइज बड़ा हो गया है। ओरिजिनली अगर देखिएगा तो 395 आर्टिकल्स थे, 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स, 22 पार्ट्स और 8 शेड्यूल्स थे। सीधे छूटता है, लेकिन अभी प्रेजेंट में जो है ये 22 पार्ट्स नहीं है। ओरिजिनली था 395 आर्टिकल, 22 पार्ट्स और 8 शेड्यूल्स, बट प्रेजेंट में ये 22 पार्ट्स जो हैं ये नहीं है, और ये 8 शेड्यूल से बढ़ के 15 शेड्यूल हो गया है, नहीं 12 शेड्यूल हो गया है, 12 शेड्यूल्स हैं। तो टाइम टू टाइम जो अमेंडमेंट होते रहा है उसके कारण इसमें फर्दर और कुछ ना कुछ इंक्लूड होते गया है, और इसके कारण हो गया है। इसके अलावा क्या हुआ,
कि ब्लैक और वाइट करने का कोशिश किया गया है, ब्लैक एंड वाइट करने का कोशिश किया गया है जो भी बना रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन उनके द्वारा। ब्लैक एंड वाइट करने का कोशिश किया गया मतलब किसी भी चीज़ को जो है सो क्लियरली बताया गया कि ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, चाहे वो फंडामेंटल राइट का बात हो, है ना, चाहे जुडिशरी का बात हो, सिटीजनशिप का बात हो, राइट टू प्रिंसिपल्स का बात हो, स्टेट और सेंटर के रिलेशन का बात हो। तो इन सब चीज़ों को जो ब्लैक एंड वाइट करने का कोशिश किया गया है सारे मैटर्स को, उसके कारण भी इसका लेंथ बड़ा हुआ है। तो ये कुछ कारण है जिसके कारण इंडिया का लेंथ कॉन्स्टिट्यूशन का बड़ा है। तो ये तो फर्स्ट फीचर था हमारा कि रिटर्न है लेंदीएस्ट है। किस कारण से लेंदीएस्ट है वो कारण आप देख लो। अब आता है कि सेकंड फीचर देखते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। सेकंड फीचर क्या है? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सेकंड फीचर है इसका फेडरल होना, है ना, फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल कंट्री आपको पिछले क्लास में बताया हूँ, तो फेडरल कंट्री वैसे कंट्री को कहता है जहाँ 2 या 2 से ज़्यादा लेयर की गवर्नमेंट होती है। यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा लेयर की गवर्नमेंट होती है, ऐसे कंट्री को फेडरल कंट्री कहता है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अगर देखिएगा तो ये फेडरल स्ट्रक्चर का है ना। फेडरल स्ट्रक्चर का है, कहने का मतलब होगा कि यहाँ पे कंट्री में 2 से ज़्यादा लेयर की गवर्नमेंट है। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि हालांकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसका स्ट्रक्चर फेडरल है, बट बाय नेचर ये यूनिटरी गवर्नमेंट है ना, जिसमें सेंट्रल ज़्यादा पावरफुल है। सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को इसलिए इस तरह से बनाया गया है सो दैट यूनिटी बना रहे कंट्री का, यूनिटी बना रहे। इसके कारण सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावरफुल बनाने का कोशिश किया गया, है ना। इमरजेंसी के समय में या प्रेसिडेंट रूल के समय में जो है सो फेडरेशन का, दैट मीन्स या स्टेट्स का पावर सीज कर लिया जाता है ड्यूरिंग इमरजेंसी और प्रेसिडेंटल रूल। स्टेट powers are seized। इमरजेंसी है या प्रेसिडेंटल रूल का स्टेट का पावर सीज कर लिया जाता है। फेडरल फीचर क्या क्या है ये देखते हैं। पहला है डिवीजन ऑफ पावर। गवर्नमेंट का जितना भी पावर है उसका क्लियर डिवीजन किया गया है कि कौन सा यूनियन के हाथ में रहेगा, कौन सा स्टेट के हाथ में रहेगा। इसके लिए लिस्ट बनाया गया है, 3 लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। अब यूनियन लिस्ट में वैसे सब्जेक्ट हैं जो कंट्री के इम्पोर्टेंस के सब्जेक्ट हैं, और स्टेट लिस्ट में वैसे सब्जेक्ट्स को रखा गया है जो स्टेट के इम्पोर्टेंस के सब्जेक्ट होते हैं। कंकरेंट लिस्ट में वैसे सब्जेक्ट्स को रखा जाता है जो दोनों के इम्पोर्टेंस के सब्जेक्ट। जिसे यूनियन लिस्ट को अगर आप देखिएगा तो यूनियन लिस्ट में नेशनल डिफेंस से रिलेटेड आर्मी का मैटर, सिक्योरिटी का मैटर, है ना, किसी कंट्री के साथ ट्रेड होना है तो उसका मैटर, किसी कंट्री से वॉर करना है तो उसका मैटर, ये सब यूनियन लिस्ट में आएगा। स्टेट लिस्ट में क्या आएगा? एग्रीकल्चर जैसे है ना, जैसे पुलिस का सिस्टम है, ये सब स्टेट लिस्ट में आएगा। कंकरेंट लिस्ट में क्या आएगा? जैसे एजुकेशन का है, हेल्थ का है, तो ये सब दोनों का काम है, स्टेट का भी काम है और सेंट्रल का भी काम है। तो ये डिवीजन किया गया है क्लियरली कि ये लिस्ट, ये काम इसका है, ये काम इसका है। और क्या आता है? और आता है तो सेंट्रल का। अब इसमें देखिए एक खास बात जो है कि अगर किसी मैटर पे यूनियन और स्टेट के बीच में डिवीजन हो जाए, नहीं भाई स्टेट के है ऐसे होना चाहिए और यूनियन के है वैसे होना चाहिए, तो उस वक्त यूनियन के पास पावर है, यूनियन का कानून प्रिवेल करेगा। 2 कानून एक ही मैटर पे बन जाए, सपोज कीजिए कि एक ही मैटर पे 2 रूल बन गया है, स्टेट भी रूल बनाया है, यूनियन भी रूल बनाया है। अब स्टेट जो रूल बनाया है वो अलग तरीके का रूल है और यूनियन जो रूल बनाया है अलग तरीके का रूल है। अब दोनों में से किसको लागू किया जाए, तो ये बात जब होगा तो उसमें हमेशा याद रखिए यूनियन का रूल जो है वो प्रिवेल करेगा, है ना। और क्या है
सेंटर में यहाँ पे जो है सो देखिएगा कि जितना रेसिडुअरी पावर्स हैं, दैट मीन्स कि इन लिस्ट से बाहर का अगर कोई मैटर है तो वो भी यूनियन को दिया गया है ना। तो ये सब चीज़ें हैं जो लिया गया फेडरल स्ट्रक्चर का एक इम्पॉर्टेंट फीचर। अब आता है थर्ड फीचर क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो थर्ड फीचर अगर आप देखिएगा तो इसका पार्लियामेंट्री फॉर्म का होना है ना। इंडिया में जो गवर्नमेंट होती है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म की होती है। पार्लियामेंट्री फॉर्म पार्लियामेंट यहाँ होता है, आप जानते हैं कि पार्लियामेंट में लोगों के चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं, 2 हाउसेज बनते हैं, लोकसभा राज्यसभा, है ना। और यही आपका एग्जीक्यूटिव होता है, लेजिस्लेटिव होता है ना। पार्लियामेंट में 2 हाउसेज हैं। आप पिछले क्लास में पढ़े लिए होंगे या जानते होंगे, 2 हाउसेज होते हैं, लोकसभा राज्यसभा। हाउसेज हैं लोकसभा और राज्यसभा। अब लोकसभा का जो मेजोरिटी ग्रुप होता है वही जो है सो गवर्नमेंट फॉर्म करता है, और यही पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होता है। मिनिस्टर्स जो होते हैं वही पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं। तो लेजिस्लेटिव यही होता है। दूसरे कंट्री में क्या होता है, जहाँ राजा वगैरह होता है, जैसे मोनार्की जहाँ है तो वहाँ किंग और क्वीन के पास होता है, जबकि यहाँ पे आप क्या देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर होता है या प्रेसिडेंट होता है। तो यह यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म का गवर्नमेंट होता है। सारा पावर जो है प्राइम मिनिस्टर्स के पास या प्रेसिडेंट के पास होता है, और यहाँ के जो मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर होते हैं वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं गवर्नमेंट के लिए, है ना। जो भी रूल बनेगा, जो भी काम होगा, वो सारा चीज़ यहीं से होगा। इसके अलावा एक जो पार्लियामेंट्री फॉर्म का होता है, एक खासियत जो पार्लियामेंट्री फॉर्म का है वो है कि यहाँ की एग्जीक्यूटिव इज पार्ट ऑफ लेजिस्लेटिव, पार्ट ऑफ लेजिस्लेटिव। यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म में जो एग्जीक्यूटिव होती है वो लेजिस्लेटिव की ही पार्ट होती है। मतलब इसके कानून जो इम्प्लीमेंट करने वाले होते हैं वो कानून बनाने वाले लोगों का ही ग्रुप होता है ना। इस चीज़ को ऐसे समझिए कि जो दोनों लोकसभा में पहुँचे वही सारे कानून बनाएंगे, जो पार्लियामेंट में पहुँचे वही कानून बनाते हैं, और उस कानून को बना के इम्प्लीमेंट करने का काम कौन करते हैं, मिनिस्टर। वो मिनिस्टर्स कहाँ से होते हैं, वो मिनिस्टर भी लोकसभा या राज्यसभा से ही होते हैं, पार्लियामेंट से ही होते हैं, है ना। तो टोटल जो है ये समझिए कि ये आपका टोटल लोकसभा है। इस लोकसभा में ढेर सारे मेंबर्स हैं, और इन्हीं मेंबर्स में से कुछ जो हैं वो मिनिस्टर बन जाते हैं। इसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहते हैं। और यही ये टोटल जो है ये लेजिस्लेटिव है, और ये जो पार्ट है जो मिनिस्टर्स का ये एग्जीक्यूटिव है एज वेल एज लेजिस्लेटिव है। तो इसके कारण कहते हैं कि लेजिस्लेटिव का ही पार्ट होता है एग्जीक्यूटिव, है ना। तो ये पार्लियामेंट्री फॉर्म का एक खासियत होता है। फिर आता है फोर्थ फीचर क्या है इंडियन स्टेट का, या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इंडिया का सेक्युलर होना, है ना। इंडिया का सेक्युलर होना। इंडिया में आप जानते हैं कि कैसे ये सेक्युलर कंट्री कहने का मतलब क्या है कि ऐसी कंट्री जो किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं करती है, किसी भी रिलीजन को ऑफिशियल रिलीजन डिक्लेयर नहीं करती है। तो इंडिया में आप देखिएगा कि इंडियन गवर्नमेंट क्लियरली ये अनाउंस करती है कि इंडिया का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। यहाँ हर कोई रिलीजन वाला रह सकता है, अपना रिलीजन को प्रोफेस कर सकता है, प्रोपगेट कर सकता है। सब किसी को, हर किसी को रिलीजन के ग्राउंड पे किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ नहीं किया जाएगा। हर किसी को इक्वल राइट है ना, इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर रिलीजन, देयर कास्ट। अगर कोई चाहे कि वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन में जन्म ले या रिलीजन चेंज करना चाहे कर सकता है, किसी भी रिलीजन को नहीं मानना चाहे, एथिस्ट बनना चाहे बन सकता है ना।
रिलीजन के ग्राउंड पे उसके साथ कहीं कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। और रिलीजियस मैटर में स्टेट इंटरवीन भी नहीं करेगा, इंटरफेयर भी नहीं करेगा, जब तक कि किसी का फंडामेंटल का राइट का कोई वायलेशन नहीं हो। जब तक किसी के फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं हो तब तक कि स्टेट किसी के रिलीजियस मैटर में इंटरवीन नहीं करता, इंटरफेयर नहीं करता है। हर किसी को अपना रिलीजन को बढ़ाने का, अपना रिलीजन प्रोपेगेट करने का, अपना वर्शिप करने का राइट दिया गया है। फिर एक आता है वेलफेयर स्टेट, ये एक दूसरा खासियत है। पांचवा ये वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट कहने का मतलब क्या है? वेलफेयर स्टेट कहने का मतलब क्या है? वेलफेयर स्टेट कहने का मतलब है कि यहाँ की गवर्नमेंट जो है वो लोगों के वेलफेयर के लिए काम करती है, लोगों के अच्छाई के लिए काम करती है। इंडिया का डायरेक्टिव प्रिंसिपल है स्टेट पॉलिसी का, मतलब स्टेट पॉलिसी कैसा बनना चाहिए, उसका मेन एम यही है गवर्नमेंट को ये बताना कि आप इस तरह का रूल बनाइए जो लोगों को, सोसाइटी को बेनिफिट देने वाला है ना। गवर्नमेंट का मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने सिटीजन्स को इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल डेंजर से बचाए, है ना, उनके बीच इक्वलिटी को प्रमोट करे, लोगों का लिवलीहुड बढ़िया करे, है ना, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो, है ना, हेल्थ का कंडीशन सुधारे, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करे, एग्रीकल्चर, कॉटेज इंडस्ट्री, इंटरनल कॉपरेशन हर किसी को प्रमोट करे, इस तरह का कानून बनाए। दैट मीन्स कि कंट्री के लोगों के बेनिफिट के लिए गवर्नमेंट वर्क करे। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहता है या इंडियन स्टेट का मेन एम होता है। तो ये है वेलफेयर स्टेट है। फिर सॉवरेन सॉवरेन है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली कहता है कि इंडिया सॉवरेन कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री है और रिपब्लिकन कंट्री है। सॉवरेन करने का मतलब क्या है कि इंटरनल मैटर्स जो भी हैं इसके, उस कंट्री के अंदर जो भी होगा या कंट्री के लोग जैसा भी चाहेंगे, ये जिस तरह से काम करना चाहेंगे, इसके लिए ये इंडिपेंडेंट है। कोई फॉरेन कंट्री इसको डिक्टेट नहीं कर सकता, किसी फॉरेन कंट्री का इन्फ्लुएंस इसके पॉलिसी पे नहीं होगा। ये अपने मैटर में इंडिपेंडेंट है कि ये अपने कंट्री को किस तरह से रन करना चाहता है। डेमोक्रेटिक कहने का मतलब क्या है? यहाँ के जो रूलर्स होंगे वो रूलर्स कॉमन पीपल के द्वारा चुने जाएंगे, ये इलेक्टेड होंगे, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होगी, लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे और वही रिप्रेजेंटेटिव से जो है लोगों के बिहाफ में लोगों के ऊपर रूल करेंगे। और रिपब्लिक कहने का मतलब ये है ये भी एक तरह का डेमोक्रेसी ही होता है, बट डेमोक्रेसी और इसमें ज़रा सा फर्क ये है कि यहाँ जो कहता है रिपब्लिक में ज़रा सा एक्सटेंड कर देता है, डेमोक्रेसी का डेफिनेशन जो है उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता है। डेमोक्रेसी का जो डेफिनेशन होता है उसमें आप कहते हैं कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, जबकि रिपब्लिक का जब डेफिनेशन देते हैं तो उसमें आप कहते हैं कि रिपब्लिक इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट एंड द हेड ऑफ अ स्टेट इज अ पोस्ट, है ना। ऐसे क्या होता है कि जहाँ रिपब्लिक नहीं है वहाँ क्या होगा कि वहाँ पे राजा का बेटा ही राजा बनेगा, या कोई एक पर्सन पहले से फिक्स होता है कि वही होगा, है ना, उसका चुनाव नहीं होता, ये चेंज नहीं होता है। जबकि रिपब्लिक में क्या होता है, हेड ऑफ स्टेट जो है ये कॉमन पीपल के द्वारा ही इलेक्टेड होता है और ये एक टर्म के लिए होता है, एक टाइम के लिए होता है और उसके बाद चेंज होता है। तो इसका मतलब जैसे अपने यहाँ पर प्रेसिडेंट जो है वो हेड ऑफ स्टेट होते हैं, तो इनका चुनाव होता है, ये एक फिक्स टर्म के लिए चुने जाते हैं, उसके बाद चेंज किए जाते हैं। जबकि जो रिपब्लिक कंट्री नहीं है वहाँ पे ऐसा नहीं होगा, वहाँ पे जो हेड ऑफ स्टेट होगा वो चुना नहीं जाएगा, है ना, वो अपने जैसे कि जहाँ मोनार्की है या जैसे कि जहाँ पे डिक्टेटरशिप है, जहाँ पे मिलिट्री रूल है, तो वैसे जगहों पे लोगों के द्वारा हेड ऑफ स्टेट चुने नहीं जाता है, तो वो रिपब्लिक नहीं कहलाएगा। रिपब्लिक कौन सा कंट्री कहलाएगा? जहाँ पे हेड ऑफ स्टेट जो है वो इलेक्टेड होता है और टाइम टू टाइम अपना टर्म पूरा करने के बाद चेंज होता है। तो ये एक खासियत। और क्या है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली ये डिफाइन किया गया कि फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फंडामेंटल
राइट्स, है ना। आप जानते हैं 7 फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, ये गारंटीड है ना, इसको कोई भी छीन नहीं सकता, ये कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा गारंटीड है। किसी भी हालत में लोगों से ये फंडामेंटल राइट्स नहीं छीने जा सकते हैं, ये लोगों के लिए इसेंशियल हैं, उनके लिवलीहुड के लिए इसेंशियल हैं, और इसके कारण इनको फंडामेंटल राइट कहा गया है। इनमें क्या क्या आता है, इक्वलिटी है, लिबर्टी है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चर, एजुकेशन है, एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट राइट है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है ना, और आरटीआई है, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये सब कुछ है जो फंडामेंटल राइट्स हैं। और कोई स्टेट जो है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियरी, कोई भी इसको छीन नहीं सकता है। जैसे ही जन्म लेता है कोई पर्सन, चाहे वो इस कंट्री का हो ना हो, इस कंट्री में अगर वो अभी प्रेजेंट में है तो उसके पास ये सारे राइट अवेलेबल होते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स क्लियरली बताया गया है। अब आता है स्टेट का डायरेक्टिव प्रिंसिपल, है ना। डायरेक्टिव 8वां क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है ये 36 to 51 आर्टिकल यही है। 36 से लेकर 51 आर्टिकल है, आर्टिकल 36 to 51 यही डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं। ये क्या कहता है कि स्टेट को किस तरह का पॉलिसी बनाना चाहिए। तो ये बेसिकली ये बताता है कि गवर्नमेंट को ये ध्यान में रखना चाहिए जब वो पॉलिसी बना रहा, कोई भी पॉलिसी जो वो बना रहा हो, तो ये ध्यान में रखना उसको होगा कि वो कॉमन वेलफेयर का पॉलिसी हो, वो कॉमन लोगों के लिए अच्छा पॉलिसी हो। ये नहीं हो कि कोई पॉलिसी इस तरह का बन जाए जो स्टेट के लोगों के इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो। तो मेनली 3 चीज़ें इसमें, 4 चीज़ें जो है सो वो फॉलो करनी पड़ती है। पहला कि कोई भी पॉलिसी जब बने तो उसका एम होना चाहिए कि वो इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस लोगों में लेके आए। दूसरा, इकोनॉमिकल और सोशल इक्वलिटी लेके आए। तीसरा, इंटरनल पीस और सिक्योरिटी को वो प्रमोट करे। चौथा, एक वेलफेयर स्टेट को इस्टेब्लिश करे। 4 चीज़ें हैं, क्या क्या, सोशल और इकोनॉमिकल जस्टिस, सोशल और इकोनॉमिकल इक्वलिटी, वेलफेयर स्टेट और इंटरनल पीस को प्रमोट करने वाला। ये 4 चीज़ें होनी चाहिए। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं स्टेट पॉलिसी के, कि स्टेट को वैसा ही रूल बनाना है जो कि इकोनॉमिकल सोशल जस्टिस लेके आए, इकोनॉमिकल सोशल इक्वलिटी लेके आए, लोगों के वेलफेयर का हो और पीस को प्रमोट करे, सिक्योरिटी को प्रमोट करे। तो ये फिर आता है एक और फीचर क्या है, देखते हैं। इंडिपेंडेंट जुडिशियरी का होना अपने कंट्री में क्लियरली बनाया गया है। जुडिशियरी जो है वो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव से पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होते हैं। इसकी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव का इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए जुडिशियरी के ऊपर। अब है कि तो इंडिया में ये प्रोविज़न किया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड करते हैं फंडामेंटल राइट्स को, कोई भी फंडामेंटल राइट छीन नहीं सकता है। सेंट्रल और स्टेट के बीच का रिलेशन जो है इसको भी कॉन्स्टिट्यूशनली डिफाइन किया गया है। और अगर सेंट्रल और स्टेट के बीच में, सेंट्रल स्टेट, अगर सेंट्रल और स्टेट के बीच में, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के बीच में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है तो वैसे कंडीशन में जुडिशियरी को डिफाइन करने के लिए कहा गया। जुडिशियरी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन को क्लियरली डिफाइन कौन करता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहना चाहता है, वो जुडिशियरी का काम है। अगर कोई ऐसा मैटर आए जिस पे ये बात हो कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहना चाहता है, कॉन्स्टिट्यूशन
क्या सजेस्ट करता है, किसी भी आर्टिकल का क्या मतलब है।